गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान निवेद्य चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमारे कक्षा 9 का 7वां लेसन चल रहा है जिसका नाम है जीवों में विविधता। इस वीडियो से पहले हमने पादपों का वर्गीकरण लिया था, पंच जगत अवधारणा ली थी। आज हम जो लेने वाले हैं वो है प्राणियों का वर्गीकरण, अर्थात जीवों के अंतर्गत समस्त जगत को दो भागों में बांटा है, एक तो पादप और दूसरा है जंतु। जंतु अर्थात प्राणी। जंतु जगत की जो वर्गीकरण पद्धति है, उस वर्गीकरण पद्धति में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, क्या आधार माना गया है। जंतुओं का वर्गीकरण जब हम लेते हैं तो हम देखते हैं इसके अंदर स्पष्ट रूप से 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण का आधार माना गया है। नंबर 1 पर तो है इनकी संरचना विभेदन, किस प्रकार से कि उनका शरीर क्या कोशिकीय प्रकार का है या फिर उत्तकीय प्रकार का है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है इसके अंदर स्तर होते हैं, जिसके अंदर कोरक जब भ्रूण का परिवर्तन होता है तो ब्लास्टोलेशन की क्रिया होती है, और ब्लास्टोलेशन के बाद में जो क्रिया नेक्स्ट जो हायर क्लासेज है उनके अंदर आप लोग इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे या देखेंगे कि किस प्रकार से कोरक भवन की क्रिया होती है। उसके अंदर 3 स्तर बनने की क्रिया होती है, 3 प्रकार का स्तर बनता है जो कि त्रिकोर की कहलाता है। जिन जंतुओं में ये होता है 3 स्तर के रूप में वो त्रिकोर की होते हैं, किसी में ये 2 प्रकार से होते हैं, किसी में ये नहीं होते। तो ये विभिन्न प्रकार से कैसे इसमें पाई जाती है वो उसका आधार वर्गीकरण के अंतर्गत देखा जाता है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण का स्तर होता है वो ये होता है कि इनके अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र क्या उपस्थित है या फिर अनुपस्थित है। तो इस प्रकार से इनके अंदर ये जो वर्गीकरण का आधार माना गया है या जंतुओं के लक्षणों के आधार पर एक महत्वपूर्ण क्रिया गुण होता है देह गुहा। देह गुहा का मतलब क्या होता है, जैसे अपना मुख है, यहाँ पर हमें छिद्र दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, अंदर केविटी, मुख केविटी होती है, फिर यहाँ पर छिद्र है, तो ये क्या है, हमारे देह गुहा है। ये बीच का जो पोर्शन होता है, यदि हम यहाँ से खोलें पूरा ये भाग खुल जाता है तो बीच में केविटी नजर आती है, और उसके अंदर ही ये विभिन्न प्रकार के अंग और तंत्र जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के अंग जिसके अंदर उपस्थित होते हैं उसको हम कहते हैं देह गुहा, ठीक है। तो देह गुहा भी क्या है, इसका एक आधार है जिस आधार पर इन जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। किसी में ये उपस्थित होता है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये आभासी प्रतीत होते हैं, जिनको कूट देह गुहा धारी कहा जाता है, अर्थात कि ये वास्तविक रूप से जो अंगों का विकास इसके अंदर होना चाहिए वैसा अंगों का विकास उसमें नहीं होता, इसलिए उसको कूट देह गुहा कहा जाता है। तीसरे जो इस प्रकार के प्राणी होते हैं उनको देह गुह्य कहा जाता है, जिनमें वास्तव में देह गुहा होती है और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग जो है वो विकसित रहते हैं, जैसे अपने आहार नाल हो गए, श्वसन भाग हो गया, या उत्सर्जन वाला भाग हो गया, या जनन अंग वाला भाग हो गया, ये विभिन्न प्रकार के तंत्र उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो इसी आधार इन्हीं को आधार मानते हुए जंतुओं के वर्गीकरण के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जंतु है उनको 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग किस प्रकार से लिए गए हैं, संरचना किसकी, कोशिकीय स्तर की संरचना, अर्थात उसकी शारीरिक संरचना क्या है, क्या उसका शरीर केवल कोशिकाओं से बना हुआ है या उसका शरीर कुछ कोशिकाओं के समूह बना करके किसी अंग को बना रहा है, अर्थात उत्तकीय प्रकार का है। तो ये 2 स्तर इसके अंदर बताए हुए हैं। पहला है कोशिकीय स्तर, अर्थात पूरा शरीर सिर्फ कोशिकाओं से ही बना हुआ है, अर्थात एक प्रकार की ही कोशिकाएं पाई जाती है, किसी प्रकार के उत्तक या अंग का निर्माण उसमें नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उस समूह के अंदर जो प्राणी आते हैं उस प्राणी के समूह को कहा जाता है ओरीफेरा, ठीक है। पहला संघ है, इसको संघ कहते हैं, जिसके अंदर जितने भी जंतु आएंगे वो जंतु ओरीफेरा वाले कोशिकीय स्तर की जो उनका जो शारीरिक संगठन होगा वो कैसा होगा, कोशिकीय संरचना लिए हुए, अर्थात सिर्फ कोशिकाओं से बना हुआ। दूसरा जो
उसका डिवाइडेशन है, जो समूह बनेंगे उस समूह की विशेषता क्या है कि उनका जो शारीरिक संगठन है वो कैसा है, उत्तकीय प्रकार का, अर्थात कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं और अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, उत्तकीय प्रकार के। अब उत्तकीय प्रकार के जो समूह होते हैं उनको फिर 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। वो 3 भाग कौन से हैं? देह गुहा अनुपस्थित, अर्थात शरीर के अंदर जो बाह्य त्वचा है और जठर त्वचा होती है, उन दोनों के बीच में जो गुहा होती है, वास्तविक गुहा, वो वहां पर मौजूद नहीं होते, तो उनको क्या कहा जाता है? अगुहीकीय या फिर देह गुहा अनुपस्थिति या देह गुहा विहीन। दूसरा है कूट देह गुहा धारी, जिसके अंदर अभी मैंने बताया था कि वास्तविक रूप से वो देह गुहा जो होने चाहिए वैसे नहीं होकर के, अर्थात उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग नहीं होते, तो ऐसे स्थिति में उसको कूट देह गुहा कहा जाता है। तीसरा देह गुहाधारी, जिसमें वास्तविक रूप से देह गुहा मौजूद होती है और विभिन्न प्रकार के अंग उसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले हम ये देह गुहा विहीन जो है उनको देखते हैं। इसके अंदर 2 प्रकार के संघ को शामिल किया गया है, एक तो होता है सिलेंड्रेटा और दूसरा होता है प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस में फ्लैट जो होते हैं, चौथे क्रमिक है, वो इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। सिलेंड्रेटा के अंदर भी हम उत्तकीय प्रकार के जो शारीरिक संगठन है उनसे संबंधित प्राणियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। सबसे सुंदर जो प्राणी होते हैं वो पोरिफेरा संघ के होते हैं, जैसे समुद्र के जहाज होते हैं बिल्कुल वैसे वो प्रतीत होते हैं, ठीक है। अब दूसरा उत्तकीय संरचना से संबंधित, अर्थात 3 संघ देख लिए, पोरिफेरा देख लिया, सिलेंड्रेटा देख लिया और प्लेटी हेलमिंथेस देख लिया। तीसरा जो संघ है वो कौन सा है? कूट देह गुहाधारी, जिसको निमेटोडा भी कहा जाता है और एस के हेलमिंथेस भी कहा जाता है। जैसे प्लेटी हेलमिंथेस फ्लैट चपटे होते हैं, एस के हेलमिंथेस या निमेटोड जो होते हैं वो गोलाकार बेलनाकार संरचना लिए हुए उनका शारीरिक आकार होता है, ठीक है। फिर देह गुहाधारी, देह गुहाधारी के अंदर किस प्रकार से है? फिर इनको 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसके अंदर देह गुहा मौजूद होगी, वास्तविक उस स्थिति में उनको फिर 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? पहला है कि भ्रूण का विकास जब होता है उस समय विकास के समय की एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास हो जाता है। एक्सोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 स्तर होते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो भ्रूणीय विकास की क्रिया होती है उस समय जो मेसोडर्म है उससे इस प्रकार का कोशिका विकास होता है, इस प्रकार की कोशिकाओं का विकास होता है। दूसरा क्या कह रहा है? अंतःस्तर के थैली से देह गुहा बनती है, जैसे मैंने अभी 3 बताए हैं, एक्सो बाहरी, फिर मेसो मध्यम और अंत एंडोडर्म, ठीक है। उस एंडोडर्म के स्तर से थैली के रूप में वो देह गुहा का विकास होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसको फिर 3 भागों में यानी 3 समूह में डिवाइड कर दिया है, यानी जंतुओं का जो समूह है उसको 3 समूह में रख दिया गया है। एक तो होता है एनेलिडी, ये तीसरा, ये चौथा इसका समूह हो गया। 5वां होता है मोलस्क और छठा होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। सबसे बड़ा संघ यही है आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर ये कीट वर्ग भी आते हैं। कीट वर्ग की वजह से ये बहुत बड़ा संघ है। इंसेक्टा जो वर्ग है वो इसके अंदर पाई जाती है और इंसेक्टा वर्ग में सबसे ज्यादा प्राणी उपस्थित है, ठीक है। कीट वर्ग में कौन आते हैं? टांटिया है, मधुमक्खी है, मच्छर है, मक्खी है या चींटियां, ये सभी प्राणी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। ये तो हमारे 6 संघ हो गए। अब हम देखते हैं अंतःस्तर से जो थैली के रूप में देह गुहा का विकास होता है उनमें कौन कौन से प्राणी होते हैं, किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया है। इसके अंदर वर्गीकरण का आधार क्या माना है? जैसे देह गुहा तो मौजूद है, देह गुहा वाले प्राणियों में क्या है? देह गुहा उपस्थित है, उनका शारीरिक संगठन उत्तकीय प्रकार का है और उनके अंदर एंडोडर्म से देह गुहा का विकास होता है। फिर उनमें 2 प्रकार के वर्गीकरण यानी 2 प्रकार की उसमें फिर आधार बन गया। कौन कौन सा? एक तो नोटोकोर्डेटा विहीन,
जिसके अंदर ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो संरचना होती है वो उसमें नहीं होती। रीढ़ की हड्डी को बनाने वाली जो संरचना आगे हम देखेंगे, नोटोकॉर्डेटा युक्त, जिसके अंदर ये नोटोकॉर्ड उपस्थित होगी। ठीक है, एक में तो अनुपस्थित है और एक में ये उपस्थित रहती है। सबसे पहले हम देखें कि नोटोकॉर्डेटा विहीन, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही संघ को शामिल किया गया है और वो कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा जिसके अंदर स्टारफिश आती है। अब देखिए स्टारफिश फिश से है लेकिन वो कोर्डेट वर्ग का है, कोर्डेटा के अंदर, कोर्डेटा संघ के अंदर रखा गया है और ये नॉन कोर्डेट के अंतर्गत आता है। फिर आता है दूसरा इसका समूह है जिसके अंदर देह गुहा पाई जाती है, नोटोकॉर्डेटा युक्त। इसमें कोर्डेट प्राणी है। कोर्डेट प्राणी कौन कौन से, ये जितने भी हमने लिए हैं ये सारे क्या है, नॉन कोर्डेट है। और अब क्या है, कोर्डेटा जिसके अंदर ये रीढ़ की हड्डी उपस्थित रहेगी। इसको फिर दो भागों में, एक तो लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, यानी लार्वा स्टेज होती है, सिर्फ वहीं तक ये नोटोकॉर्ड एक अवशेषी, अवशेषी का मतलब क्या होता है, जिसका कोई आगे उपयोग नहीं होना है, उस स्थिति के अंदर ये नोटोकॉर्ड उपस्थित है, लेकिन सिर्फ लार्वे स्टेज के अंदर ही पाई जाती है, जिसके अंतर्गत सिर्फ एक समूह को रखा गया है इकाइनोडर्मेटा के बाद में। ये हमारा आता है 8वां, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा यानी कोर्डेटा से पहले का समूह। कोर्डेटा जो दूसरा समूह है उसके अंदर देखिए वयस्क में मेरुदंड के द्वारा नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन हो जाता है। वयस्क में, यहाँ तो लार्वा स्टेज में सिर्फ अवशेषी अंग था और यहाँ पर क्या कह रहा है, एडल्ट यानी वयस्क जो होते हैं उनमें मेरुदंड के द्वारा इस नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे अपने यहाँ रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो वो क्या है, इस नोटोकॉर्ड से ही बनी हुई, उसी से प्रतिस्थापित संरचना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम इनको क्या कहते हैं, कशेरुकी प्राणी कहते हैं। कशेरुकी जो प्राणी होते हैं या कोर्डेट जो होते हैं, वर्टिब्रेट जो होते हैं, उनकी विशेषता अगर हम देखें और फिर उनका वर्गीकरण आगे हम देखें तो वो 5 प्रकार के वर्ग में उनको विभाजित कर दिया गया है। अब 5 प्रकार के वर्ग कौन कौन से हैं, आप लोगों ने ये सब पढ़े हुए हैं, इनके बारे में आप जानते भी हो, जितने भी हम इनमें अभी देख रहे हैं, अगर इनका एक एक एग्जाम्पल आपके माइंड में आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक इनके बारे में बता सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल को हमें ध्यान में रख करके पढ़ना है इनके बारे में। अब यदि हम देखें कशेरुकी प्राणी, तो कशेरुकी के अंदर फिर इनको अलग अलग वर्गों में विभक्त कर दिया गया है। पहला वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मुंह तो होता है लेकिन जैसे अपने जबड़े पाए जाते हैं ना, ऐसे जबड़े नहीं होते, बिल्कुल गोलाकार उसका आगे से मुंह दिखाई पड़ता है। दूसरा, शल्क वाला भाग उसके ऊपर मौजूद होता है, त्वचा के ऊपर शल्कीय संरचना पाई जाती है। दूसरा इसका जो वर्ग है वो कौन सा है, ये हमारा कोर्डेटा कौन सा हुआ, ये 9वां वर्ग हुआ। ठीक है, 9वां संघ हुआ, वर्ग ने इस संघ के अंदर ये वर्ग है। जैसे हमने वर्गीकरण के अंदर लिया था ना कि उसके अंदर वर्गीकरण को हम किस प्रकार से लिखते हैं, सबसे पहले हम संघ जगत को लिखते हैं, उसके बाद में उसके ऑर्डर को, फिर कुल को, फिर फैमिली को, इस प्रकार से देखा है ना उसमें, सेम वही चीजें। साइक्लोस्टोमेटा ये वर्ग है, गण के बाद में वर्ग, वंश के बाद में, सॉरी वंश से पहले जो ऑर्डर होता है, गण होता है, उसके बाद में मत्स्य। मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली, मछली वर्ग, पीसीड बोलते हैं इनको। ठीक है, मछली वर्ग के अंदर जितने भी प्राणी आते हैं वो क्या होते हैं, जलीय प्राणी होते हैं। दूसरा उनका शरीर भी यदि हम देखें तो शरीर के ऊपर शल्क पाए जाते हैं। तीसरा, जैसे इसके अंदर हमने लिया था कि इनके जबड़े नहीं होते, लेकिन आगे के जो भी प्राणी है उन सब में क्या होता है, जबड़े पाए जाते हैं। कंकाल तंत्र बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। आंतरिक कंकाल जो होता है, बाहरी कंकाल में, सॉरी बाहरी कंकाल में तो क्या है, शल्क जैसे त्वचा उपस्थित है। आंतरिक कंकाल जो होता है वो अस्थि या उपास्थि से बना हुआ होता है, जैसे अपने शरीर में कंकाल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। उभयचर, उभयचर का मतलब क्या होता है, ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं।
इनको उभयचर कहा गया है, जैसे मेंढक है। अब यहाँ पर जो ये प्राणी होते हैं मत्स्य प्रकार के, उनमें तो श्वसन की क्रिया गिल्स के द्वारा, यानी एक विशेष संरचना पाई जाती है शरीर के पार्श्व भाग में, जिनको गिल्स कहा जाता है। ऑक्सीजन जल में घुली हुई उनके गिल्स के द्वारा अंदर जाती है और श्वसन की क्रिया होती है। लेकिन उभयचर प्राणी होते हैं, इनकी लार्वा स्टेज है वो मोस्टली जलीय भाग के अंदर ही रहती है, जल के अंदर ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है जल के अंदर रहकर ही होती है, तो उनके अंदर जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसके लिए क्रोम्स यानी गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्रोम पाए जाते हैं। जबकि इनके जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, वो क्या होते हैं, स्थल पर रहते हैं। तो उनको स्थल के ऊपर रहते हैं, तो उनकी श्वसन क्रिया क्या होगी, वायवीय प्रकार की होगी। यानी वायवीय ऑक्सीजन को बोलेंगे, वो तो जल में घुली हुई ले रहे थे लार्वा, लेकिन स्थल पर रहने वाले क्या होंगे, वायुमंडल से ऑक्सीजन को फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं। तो इनके लार्वा स्टेज के अंदर तो गिल्स पाए जाते हैं, और जो एडल्ट वयस्क होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फेफड़े पाए जाते हैं। सरीसृप, सरीसृप कौन से होते हैं, रेप्टेलियन वर्ग। रेप्टेलियन का मतलब क्या, इनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है। और ये क्या है, रेप्टेलियन सरीसृप। सरीसृप का मतलब क्या है, जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, वही आंतरिक कंकाल होता है। श्वसन के लिए उनके अंदर फेफड़े पूरी तरह से विकसित रहते हैं। ठीक है, पक्षी, पक्षी को एवीज कहा जाता है, एवीज या पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग की विशेषता क्या होती है, पंख पाए जाते हैं, इनके शरीर के ऊपर पंख पाया जाता है। आंतरिक संरचना में कोई अंतःकंकाल होता है, फेफड़े पाए जाते हैं श्वसन क्रिया के लिए। फिर इसकी लास्ट जो क्लास वर्ग है वो है स्तनधारी या मैमेलियन, जिसको कहा जाता है। अर्थात जो अपने शिशु को दुग्ध पान करवाते हैं वो क्या होते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। सबसे बड़ा वर्ग है ये स्तनधारियों का। स्तनधारी जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बाकी जो प्राणियों में है लगभग वैसे ही संरचनाएं उपस्थित होती है। सिर्फ इसकी विशेषता क्या है, एक अलग से जो इसको अन्य वर्गों से अलग करती है वो है दुग्ध पान करवाना। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखें कि इनके अंडे कहाँ दिए जाते हैं, अंडज है या फिर बच्चे देने वाले हैं, साइक्लोस्टोमेटा बच्चे अंडे देते हैं, जल के अंदर देते हैं। ये भी जल के अंदर ही अंडे देती है, ये भी जल के अंदर ही अंडे देते हैं। लेकिन कभी कभार इनके जो लार्वा स्टेज है उसके बाद में वयस्क अवस्था स्थल पर आ जाती है, ये जो दलदली जगह है वहां पर भी अंडे देते हैं। सरीसृप जो होते हैं वो स्थल पर ही अंडे देते हैं। पक्षी है वो भी स्थल पर ही अंडे देते हैं, पेड़ों पर घोंसला बनाकर। जो भी स्तनधारी जो होते हैं वो अंडे नहीं देकर के क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की विशेषता लिए हुए विभिन्न प्रकार के संघ के बारे में हमने देखा है। ये इसकी सब क्लास है, सब क्लास तो नहीं कहेंगे, क्लास है। ठीक है, वैसे तो इसकी ये 5 ही मानी गई है, साइक्लोस्टोमेटा, अग्निथा और अनग्निथा प्रकार के इस प्रकार के हैं, जो आगे हायर क्लास है आप लोग इनके बारे में अध्ययन करोगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उनके अंदर जो ये संघ लिए हैं, इन संघ से संबंधित अलग अलग जानकारी, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, क्या इनके एग्जाम्पल है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।